जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। इस सेशन में बात करूंगा, यदि आप झारखंड से हैं और क्लास 11th में वोकेशनल सब्जेक्ट के रूप में मीडिया एंड इंटरटेनमेंट रखे हैं, तो मीडिया एंड इंटरटेनमेंट में जैसा कि पता है कि आपको 18 तारीख को एग्जाम होने वाला है, जो स्टूडेंट ऑप्शनल पेपर के रूप में रखे हैं। तो आपका जो प्रीवियस ईयर में जो ऑप्शनल पेपर में मीडिया एंड इंटरटेनमेंट का जो सवाल पूछा है, आखिर किस तरह से सवाल पूछा है, उनका पैटर्न क्या है, इस सेशन में आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये मीडिया एंड इंटरटेनमेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो कि प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है, और इसी पर आधारित मैं अगले सेशन में एक मॉडल सेट आप लोगों को प्रैक्टिस कराऊंगा, मॉडल सेट लाऊंगा जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए बिना देर किए सेशन को लेकर आगे बढ़ते हैं। और यदि आप झारखंड से हैं और ऑप्शनल पेपर के रूप में आप मीडिया एंड इंटरटेनमेंट में रखे हैं, तो इस सेशन के साथ जरूर बने रहें। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पहला जो सवाल है इनमें, फर्स्ट सवाल है, कह रहा है कि वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड्स वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड्स और आपका जो है मल्टीपल ऑप्शन है। क्या है? आपका मल्टीपल ऑप्शन है। जैसे कि देख पा रहे हैं, रिटेन, ऑरल, बॉथ एंड नन ऑफ दीज। तो बेसिकली आप जो है, ये वर्बल कम्युनिकेशन हो या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो, ये हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में आप पढ़े होंगे, है ना। तो जैसे कि देख पा रहे हैं, वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड्स, वर्बल कम्युनिकेशन में क्या इंक्लूड है, क्या सिर्फ और सिर्फ रिटेन होना चाहिए या वरल भी होना चाहिए या आपका दोनों ही होगा। तो इनके सटीक उत्तर के बारे में अगर बात करूं, तो वर्बल कम्युनिकेशन में आपका रिटेन भी होता है, यानी आपका लिखित रूप भी होता है और मौखिक रूप भी होता है। तो इसका मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही हो जाएगा, यानी आपका दोनों होगा, इसलिए बोथ 1 एंड 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, व्हाट इज इट कॉल्ड, यहाँ पर आपका फिगर दिया हुआ है ना, कुछ आपका इमोजीज वगैरह दिया हुआ है, और यहाँ पूछ रहा है कि ये आपका क्या कहलाता है, जो कि आपका मल्टीपल ऑप्शन है, 4 ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है फेशियल एक्सप्रेशन, ऑरल, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड नन ऑफ दिस। तो आपको याद होगा, अगर आप एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पढ़े होंगे, तो कम्युनिकेशन स्किल्स के अंतर्गत ही आता है। और ये आपका बेसिकली ये पढ़े होंगे आप एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में, जो कि बहुत सारे इमोजीज वगैरह रहता है और उसमें पूछता है कि ये किन का उदाहरण है। तो बेसिकली इनमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमोजीज रहता है, जिन्हें आपका फेशियल एक्सप्रेशन कहा गया। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में फेशियल एक्सप्रेशन के अंतर्गत ये सारे इमोजीज के बारे में हम पढ़े हैं, है ना, या पढ़ाए हैं, और मैं अपने क्लास में इनको पढ़ाया भी हूँ, है ना। तो यहाँ पर फेशियल एक्सप्रेशन इनका सही होगा, है ना। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यानी चेहरे के भाव। ये आप याद कीजिए कि आपके मोबाइल में, चाहे वो व्हाट्सएप हो या फिर अन्य सोशल साइट्स, तो उनमें जब आप रिएक्ट करते हैं किसी के पोस्ट में, तो इस तरह के एक्सप्रेशन दिया हुआ रहता है। सिंपल एक लाइक का रहता है, एक एंग्री मोमेंट का रहता है, एक सैड सैड का रहता है ना, एक हैप्पी का रहता है, एक प्राउड का रहता है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमोजीज रहता है ना, जो कि वो चेहरे के भाव के अनुसार दर्शाता है कि आखिर आप कहना क्या चाह रहे हैं। अगर आप एंग्री मोमेंट में हैं, इमोजीज एंग्री दे रहे हैं, मतलब कि आप उस पोस्ट के प्रति आपको गुस्सा है, या जैसे कोई चीज आपने देखा, आपको गौरवान्वित महसूस हुआ, तो आप प्राउड फील का जो है इमोजीज दे देते हैं। तो बेसिकली इन्हें फेशियल एक्सप्रेशन कहा जाता है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के अंतर्गत, कम्युनिकेशन स्किल्स में। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सटीक उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 3, बॉडी लैंग्वेज इज फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो बेसिकली यहाँ पर कह रहा है कि जो शारीरिक भाषा है, क्या अशाब्दिक संचार का एक रूप है, ट्रू और फॉल्स में दिया हुआ है। तो बॉडी लैंग्वेज जो है वो आपका
नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का ही पार्ट है, तो आपका ये ट्रू हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, ट्रू। लेकिन अगर क्वेश्चन में अगर दिया हुआ रहे कि बॉडी लैंग्वेज इज अ फॉर्म ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन दिया हुआ यदि नहीं रहता है तब ये इस कंडीशन में फॉल्स होगा। लेकिन यहाँ पर नॉन वर्बल दिया हुआ है, इसका मतलब कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का ही पार्ट है बॉडी लैंग्वेज, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एन इफेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन इज अ वे प्रोसेस, एक प्रभावी मौखिक संचार की जो मार्ग होगा वो क्या हो सकता है, एक के द्वारा, दो, या इनमें 1 एंड 2, या इनमें से कोई नहीं। तो बेसिकली वर्बल कम्युनिकेशन इफेक्टिव तब होगा, प्रभावशाली तब होगा जब दो व्यक्तियों के बीच आपस में हम लोग मौखिक रूप से हो बातचीत करेंगे, तो बेसिकली इन्हें टू वे प्रोसेस कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में कि आपका 3D स्टैंड्स फॉर, या क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है 3D स्टैंड्स फॉर, तो 3 से पता चलता है ये आपका 3 हो जाएगा और आपका D4 डायमेंशनल हो जाएगा, जिसे आपका हिंदी में देख सकते हैं त्रिआयामी कहा जाता है। यानी 3D का मतलब क्या है, तो त्रिआयामी, त्रिआयामी। लेकिन आप यहाँ पर याद रखिए, यदि क्वेश्चन में 2D के बारे में पूछता है, 2D स्टैंड्स फॉर, तो आपका 2 डायमेंशनल होगा। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में 3D के बारे में पूछा है, तो 3D स्टैंड्स फॉर 3 डायमेंशनल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। माय फादर, है ना, बेसिकली यहाँ पर ग्रामर से रिलेटेड पूछा है, यहाँ पर टेंस से रिलेटेड पूछा है। तो बेसिकली यहाँ पर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के अंतर्गत ये आता है। तो माय फादर, इनमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज होगा, यहाँ पर आपको देखना है, आर होगा, एम होगा, या इज होगा, या नन ऑफ दिस होगा। तो बेसिकली माय फादर के साथ आपका इज का प्रयोग होगा। तो माय फादर इज अ फार्मर, तो कोई जरूरी नहीं है कि आपका जो आने वाले एग्जाम है उनमें सेम क्वेश्चन रहे, हो सकता है माय फादर डॉट डॉट इज अ डॉक्टर, है ना, यानी अ डॉक्टर रहेगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, इज का प्रयोग हो जाएगा, है ना। या हो सकता है आई दिया हुआ रहेगा, है ना, फिर डॉट डॉट दिया हुआ रहेगा, आ दिया हुआ रहेगा, स्टूडेंट दिया हुआ रहेगा, तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, एम का प्रयोग हो जाएगा, तो आई एम अ स्टूडेंट। तो आपको डिपेंड करता है क्वेश्चन किस तरह से पूछता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर बेसिकली पूछा है प्रश्न संख्या 7 में शॉर्टकट की, यहाँ पर कंट्रोल प्लस सी दिया हुआ है, आपके सामने मल्टीपल ऑप्शन है। क्या कंट्रोल प्लस सी हम पेस्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्या कॉपी के लिए करते हैं, या डिलीट के लिए करते हैं। तो आपको याद होगा कंट्रोल प्लस सी जो है हम कॉपी के लिए, कोई भी डॉक्यूमेंट्स, कोई भी फाइल को कंट्रोल प्लस सी दबाकर हम शॉर्टकट की यूज करते हैं कॉपी के लिए। तो आपका प्रश्न संख्या 7 का जो सटीक उत्तर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर बात करूं, आपका प्रश्न संख्या, प्रश्न संख्या रुकिए 8, प्रश्न संख्या 8, तो जैसे कि देख पा रहे हैं प्रश्न संख्या 8 में कह रहा है व्हाट इज डॉप सीट, व्हाट इज डॉप सीट। तो यहाँ पर डॉप सीट के बारे में मल्टीपल ऑप्शन दिया हुआ है, तो जैसा कि देख पा रहे हैं व्हाट इज डॉप सीट, और यहाँ पर 4 ऑप्शन है। अनदर एनिमेशन एडिटर इन माया दैट इज सिमिलर टू द ग्रे एडिटर। सेकेंड ऑप्शन है डिस्प्ले की टाइम्स एज कलर्ड रेक्टेंगल्स, एंड ऑप्शन नंबर थर्ड synchronizes motion to sound file, एंड लास्ट है ऑल ऑफ दिस। तो बेसिकली अगर डॉप सीट के बारे में कहा जाए तो ये सारे ही ऑप्शन सुटेबल है क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 का सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है AVI स्टैंड्स फॉर, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है AVI स्टैंड्स फॉर, यानी आपका AVI का फुल फॉर्म पूछा है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन ऑडियो क्लिप्स, ऑडियो है, क्लिप्स है, नन ऑफ दिस, एंड ऑडियो वीडियो इंटरलेव्ड। तो यहाँ पर ऑप्शन से ही पता चलता है कि ऑप्शन नंबर 2 होगा, A फॉर ऑडियो, V फॉर वीडियो, एंड I फॉर इंटरलेव्ड। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। तो आपको कोई जरूरी नहीं है, आपको मल्टीपल अलग अलग तरह के सवाल पूछ सकता है फुल फॉर्म से रिलेटेड। नेक्स्ट है आपका प्रश्न संख्या 10,
कह रहा है कि GIF स्टैंड्स फॉर, यानी आपका GIF का फुल फॉर्म क्या है। आपको याद होगा कि एडोब फोटोशॉप में जो हम एनिमेशन बनाते हैं तो उनको बेसिकली हम जिप फाइल में ही सेव करते हैं। तो इनका फुल फॉर्म क्या होगा? GIF स्टैंड्स फॉर ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, ग्राफिक इंटरलीफ फंक्शन, ग्राफिक इंटरनेशनल फार्मूला, नन ऑफ दिस। तो प्रश्न संख्या 10 का सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 11 कह रहा है, ये आपका पढ़े होंगे यूनिट 1 में कलर थ्योरी में, RGB स्टैंड्स फॉर, है ना, RGB स्टैंड्स फॉर। तो कोई जरूरी नहीं है आपको, अगर आप जो वोकेशनल स्किल्स आपका क्लास 11th हो या 12th हो, आपका वोकेशनल सब्जेक्ट में यदि आप मीडिया एंड एंटरटेनमेंट में रखे हैं तो आपको दो बुक पढ़ना पड़ता है। एक है आपका वोकेशनल स्किल्स का और दूसरा है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का। तो ये क्वेश्चन आपका वोकेशनल स्किल से रिलेटेड है, जो कि यहाँ आरजीबी के बारे में पूछा है। तो यहाँ पर देखिए रेड है, ग्रीन है, ब्लू है, रेड है, येलो है, ब्लैक है, तो कंप्लीटली अनमैचिंग है ना, मिसमैचिंग है, तो नहीं होगा, यहाँ पर नहीं होगा। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 11 का सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी R फॉर रेड, G फॉर ग्रीन एंड B फॉर ब्लू। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आरजीबी का फुल फॉर्म हो गया, जो कि मैं क्लास में बहुत अच्छे तरीके से इन सारे चीजों को प्रैक्टिस कराया हूँ, साथ ही साथ बहुत सारे चीजों का फुल फॉर्म भी लिखा है, चाहे वो आरजीबी हो, RYB हो, चाहे आपका प्राइमरी कलर्स का हो, सेकेंडरी हो, टर्सरी हो, है ना, या आपका डिजिटल कलर व्हील हो, या कोई भी, इन सारे चैप्टर्स को मैं ऑलरेडी खत्म कर चुका हूँ बहुत अच्छे से और आप लोगों को प्रैक्टिस भी कराया हूँ, है ना। CMYK का फुल फॉर्म पूछ सकता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन बेसिकली PSD स्टैंड्स फॉर, तो आपको याद होगा यदि आप एडोब फोटोशॉप में काम किए होंगे तो बेसिकली जो नेटिव फॉर्मेट होता है बेसिकली हम PSD फॉर्मेट में ही हम सेव करते हैं। तो PSD का फुल फॉर्म पूछा है यहाँ पर, तो आपका देखिए फोटोशॉप डॉक्यूमेंट, एडोब फ्लैश, नन ऑफ दिस डॉक्यूमेंट। तो प्रश्न संख्या 12 का सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी फोटोशॉप डॉक्यूमेंट। एंड नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द फॉलोइंग क्वाड, ये बेसिकली एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से रिलेटेड सवाल है। तो बेसिकली यहाँ पर एक फिगर है और आपके सामने मल्टीपल ऑप्शन है, स्क्वैश एंड स्ट्रेच, माया, टाइम, नन ऑफ दिस। तो बेसिकली कोई जरूरी नहीं है कि आने वाले एग्जाम में यही फिगर रहे, हो सकता है क्वेश्चन इसी तरह से रहेगा लेकिन फिगर आपको चेंज करेगा, लेकिन आपको कंफ्यूजन किसी भी तरह से नहीं होना है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि प्रश्न संख्या 13 का जो सटीक उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा, स्क्वैश एंड स्ट्रेच। तो आप ये पहली बात को आपको ये क्वेश्चन का आंसर पता चल गया कि स्क्वैश एंड स्ट्रेच होगा, लेकिन क्यों होगा समझिए। देखिए यहाँ पर एक है स्क्वैश वर्ड है और एक है आपका स्ट्रेच वर्ड है। अब बेसिकली आप जीन्स वगैरह खरीदने जाते होंगे तो बोलते हैं मुझे स्ट्रेचेबल दिखाइए जीन्स, है ना। स्ट्रेचेबल में क्या होता है कि स्ट्रेचेबल जीन्स जब आप खरीदते हैं तो आपको उठने बैठने में इजी होता है, आसानी होता है ना, सुविधा होता है। तो बेसिकली स्ट्रेचेबल पैंट में क्या होता है कि वो खिंचाता है, यानी रबड़ जैसा फील देता है। तो बेसिकली यहाँ पर फिगर देखिए, कुछ फिगर ये कंप्लीटली सर्किल है, राउंड वर्गाकार में है ना, सॉरी गोलाकार में है। तो ये कंप्लीट, लेकिन कुछ फिगर देख सकते हैं इस तरह से अंडाकार में है ना, ये अंडाकार शेप में है और देख सकते हैं यहाँ पर गोलाकार शेप में है। तो जितने भी गोलाकार शेप में है इन्हें स्क्वैश कहा जाता है, और जो अंडाकार शेप में है, आकार में है, उन्हें स्ट्रेच कहा जाता है। कहने का मतलब कि अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे मैंने यहाँ पर एक फिगर ड्रॉ किया, ये समझ लीजिए एक गोलाकार में है तो इनको हम स्क्वैश कहलाएंगे। लेकिन कोई फिगर हमने इस तरह से ड्रॉ किया है ना, खींचा हुआ, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका स्ट्रेच कहलाएगा। समझ गए? तो कोई जरूरी नहीं है, अगले सेशन में जो एक मॉडल सेट प्रैक्टिस कराएंगे उनमें भी बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं आगे। कह रहा है प्रश्न संख्या 14, की फ्रेम्स डिफाइंड डॉट डॉट एंड, है ना, ये एंड मीन्स और होता है और ये एंड मीन्स खत्म होता है। तो पोजीशन फॉर एन ऑब्जेक्ट एंड द कंप्यूटर फाइल्स इन द रेस्ट
आपके सामने ऑप्शन है स्टार्ट, एंड है, नियर। तो एंड नहीं होगा, है ना, ये स्टार्ट हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 14 का सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। एंड नेक्स्ट है आपका द ग्राफ एडिटर डिस्प्लेज several curves on for each keyword attribute the ball। तो बेसिकली द ग्राफ एडिटर जो डिस्प्ले होगा, ये बेसिकली एनिमेशन कर्व्स में हम इनका ये इस्तेमाल करते हैं। तो आपका प्रश्न संख्या 15 का जो सटीक उत्तर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 1 बोले तो एनिमेशन। एंड नेक्स्ट सवाल की ओर हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16, which of the following combination of keys is used for copying a particular file in a folder। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 का कह रहा है कि हम कौन से कीज का इस्तेमाल करके हम कॉपी के लिए पार्टिकुलरली यूज करते हैं, यानी कौन सा शॉर्टकट की हम किसी भी फाइल या डॉक्यूमेंट को कॉपी करने के लिए हम शॉर्टकट की यूज करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका कंट्रोल भी जो है ये पेस्ट के लिए होता है, लेकिन सवाल क्या पूछा है, यहाँ पर कॉपी के बारे में पूछा है। कंट्रोल एक्स जो होता है ये कट के लिए होता है, कंट्रोल ए जो है सिलेक्ट के लिए होता है, लेकिन हमें तो क्वेश्चन कॉपी के बारे में पूछा है जो कि यहाँ पर कंट्रोल प्लस सी है। तो आपका कंट्रोल प्लस सी का जो इस्तेमाल होता है वो आपका कॉपी के लिए ही होता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। And next, person संख्या 17, to rename a file, you should before renaming it। किसी भी फाइल को नाम बदलने से पहले, है ना, आप क्या करना चाहिए, फाइल को बंद कर देना चाहिए, यानी क्लोज द फाइल, मूव द फाइल, ओपन द फाइल, या गो टू एक्सप्लोरर। तो देखिए फाइल को बंद कर देने से आपका फाइल का नाम बदलेगा नहीं, या एक जगह से दूसरी जगह ले जाने से भी नहीं होगा, या फाइल को खोल के भी आप रीनेम नहीं कर सकते हैं। तो एक्सप्लोरर पर जाना होगा, यानी गो टू एक्सप्लोरर। सबसे पहले हम उस फोल्डर पर जाएंगे जिसे हमें रीनेम करना होता है। तो गो टू एक्सप्लोरर कहने का मतलब कि उस फोल्डर के लोकेशन तक जाना। तो प्रश्न संख्या 17 का सटीक उत्तर हो जाएगा आपका 3rd, गो टू एक्सप्लोरर। नेक्स्ट सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ कीज, सॉरी, हाँ, कॉम्बिनेशन ऑफ कीज इज यूज्ड फॉर सेविंग। इससे पहले आपने देखा कॉपिंग के बारे में पूछा, यानी कॉपी के बारे में पूछा, लेकिन यहाँ सेव के बारे में पूछ रहा है। मैंने अभी बताया ये आपका पेस्ट के लिए होता है, ये आपके कट के लिए होता है, ये आपका सिलेक्ट के लिए होता है, सिलेक्ट ऑल के लिए होता है, और आपका सी टी आर कहने का मतलब कंट्रोल, और प्लस एस, इससे आपका सेव होगा। तो प्रश्न संख्या 18 का सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3rd। एंड नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19, जनरली एन ईमेल दैट यू कंपोज शुड इंक्लूड। तो बेसिकली जब हम अपने मोबाइल से हो, डेस्कटॉप से हो, लैपटॉप से हो, जब हम ईमेल करते हैं, यानी किसी को मेल करना होता है, तो क्या इनमें शामिल रहता है या शामिल होना चाहिए। तो बेसिकली ये आपका प्राप्तकर्ता भी रहता है, यानी रेसिपिएंट्स, एंड ये सब्जेक्ट का ऑप्शन भी रहता है, ये बॉडी मैसेज का बॉडी भी रहता है, यानी कहने का मतलब कि ऑल ऑफ दीज होगा। यानी प्रश्न संख्या 19 का सटीक उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, व्हिच सिंबल इज यूज्ड टू सेपरेट यूजर नेम एंड डोमेन नेम। तो बेसिकली कोई भी हम जो सिंबल यूज करते हैं सेपरेट या डोमेन नेम के लिए, तो हम @ का इस्तेमाल करते हैं। यानी प्रश्न संख्या 20 का सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पर प्रश्न संख्या 21 में कह रहा है कि वेयर डू वी फाइंड द इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द मेल्स दैट वी रिसीव्स। यानी हमें प्राप्त होने वाले सभी मेलों के बारे में जानकारी कहाँ मिलता है, ट्रैश में मिलता है, ड्राफ्ट्स में मिलता है, सेंट मेल में मिलता है, या इनबॉक्स में। तो देखिए कोई भी मेल हमें यदि भेजता है तो हमें कहाँ रिसीव होता है, हमें इनबॉक्स में ही होता है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 21 का सटीक उत्तर होगा
ऑप्शन नंबर 4। एंड 22 के बारे में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस, वैलिड ईमेल एड्रेस क्या होगा? तो india.user.com नहीं होगा, आपका india@user.com ये आपका सही है, यानी प्रश्न संख्या 22 का ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, यहाँ पर कह रहा है फुल फॉर्म ऑफ बीट, बीट के बारे में पूछा है। तो इस क्वेश्चन को लेके थोड़ा सा कंफ्यूज है ना। बाइनरी इनपुट टेक्नोलॉजी ये तो नहीं होगा, नन ऑफ दिस भी नहीं होगा। इस दो क्वेश्चन में आप दो ऑप्शन में लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। बेसिकली बाइनरी इनपुट टेक्स्ट भी होता है, कंप्यूटर जो आपको भाषा समझता है वो बाइनरी लैंग्वेज ही समझता है ना, बाइनरी इनपुट ही समझता है। लेकिन यहाँ पर बाइनरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी है, जो कि ये आईटी में इनका इस्तेमाल होता है बड़े पैमाने पर बीट का। यानी बाइनरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो टर्म है ये आपका आईटी सेक्टर में बहुत ज्यादा, यानी कंप्यूटर के क्षेत्र में इसका बहुत ज्यादा शब्द का प्रयोग होता है। तो लेकिन हम यहाँ पर टू को ही टिक लगाएंगे, क्योंकि बाइनरी इनपुट टेक्स्ट बेसिकली हम जब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं कंप्यूटर साइंस के अंतर्गत, तब हम ये बाइनरी इनपुट के बारे में बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। जो कि वोकेशनल स्किल्स में हम बाइनरी इनपुट का जिक्र उतना नहीं है। हाँ है, बीट बाइट उनका जो वैल्यू वैल्यू है तो वहां पर थोड़ा बहुत इनका इस्तेमाल है। तो फिलहाल हम इनको 23 का ऑप्शन नंबर 2 को ही टिक लाएंगे, बाइनरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। लेकिन अगर ऑप्शन नंबर 4 में अगर बोथ 2 एंड 3 रहता तब हम ऑप्शन नंबर 4 को टिक लगाते। नेक्स्ट है आपका कंसाइज कम्युनिकेशन इज जनरली, क्या है ये कंसाइज कम्युनिकेशन जो है, संक्षिप्त संचार, क्या आमतौर पर महंगा है या पैसे की बचत है, प्रभावशाली नहीं है या रिसीवर को अपील नहीं? तो बेसिकली 24 का जो सटीक उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 कॉस्ट सेविंग है। 25 सिनर्जी इन अ टर्म इज, सिनर्जी इन अ टर्म इज, बेसिकली सिनर्जी से क्या संबंध है, सिनर्जी का मतलब क्या है? तो वर्किंग डिफरेंटली, फाइटिंग विद इन ग्रुप्स, हैविंग डिफरेंट गोल्स, हैविंग हार्मोनी एंड वन गोल्स। तो देखिए यहाँ पर हिंदी में भी कह रहा है अलग तरीके से काम करना, समूह में लड़ना, विभिन्न लक्ष्यों का होना, सामंजस्य और एक लक्ष्य होना। तो प्रश्न संख्या 25 का सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी सामंजस्य बिठाकर एक लक्ष्य को प्राप्त करना इनका मेन मुख्य उद्देश्य होता है। एंड 26 कम्युनिकेशन इन अ टीम इज, यानी एक टीम संचार है, क्या है टीम संचार? तो ये फ्यू पर्सन्स ऑफ टीम, एक टीम में कुछ लोगों का रहना, या पार्टिकुलरली, या ब्लॉक एंड अनक्लियर विद इन द टीम, फॉर ऑल इन अ क्लियर सिंपल मैनर फॉर ईच मेंबर। तो 26 का सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी प्रत्येक सदस्य के लिए स्पष्ट सरल तरीके से सभी के लिए। देखिए यहाँ पर एटीएम के बारे में फुल फॉर्म पूछा है, जो कि मैंने क्लास में एटीएम का फुल फॉर्म लिखा चुका हूँ, है ना, एटीएम का फुल फॉर्म लिखा चुका हूँ, आपका लैन का फुल फॉर्म लिखा चुका हूँ, है ना, आपका मैन का फुल फॉर्म लिखा चुका हूँ, आपका वैन का यानी आपका वाइड एरिया नेटवर्क का भी लिखा चुका हूँ, आपका इसके अलावा एसएसडी, हार्ड डिस्क, सीपीयू, है ना, एसटीटीपी, ये आरजीबी, सीएमवाई के सारे मैं फुल फॉर्म ऑलरेडी मैं लिखा चुका हूँ। तो आप उनको अगर अच्छे से पढ़े होंगे तो जरूर आप सटीक उत्तर दे पाएंगे। तो एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर हाउ मेनी कीज आर देयर इन कीबोर्ड, कीबोर्ड में कभी आपने क्या प्रयास किया है कि कीबोर्ड में कितने वो कीज होता है? तो बेसिकली इनका सटीक उत्तर होगा प्रश्न संख्या 28 का ऑप्शन नंबर 2, 101 से 104 के बीच में होता है। एंड नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लैन, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। तो बेसिकली लैन कोई जरूरी नहीं है कि लैन ही दिया हो रहे, हो सकता है पैन रहे या वैन रहे या मैन रहे। मैन मीन्स, है ना, जो बेसिकली मेट्रोपॉलिटन जो एरिया होता है, बड़े महानगर जो होता है उनके लिए इस्तेमाल होता है लैन। तो बेसिकली यहाँ पर देख सकते हैं लोकल एक्सेस नेटवर्क, कंफ्यूजन नहीं होना है, लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एसिलेटर नेटवर्क,
लोकल एरिया नेटवर्क। तो ऑप्शन नंबर 29 का सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पैन। पैन के बारे में पूछा है, हो सकता है आपको मैन के बारे में पूछेगा, हो सकता है आपको, है ना, सॉरी मैन, तो मैन पैन वैन, है ना, इस तरह से पूछ सकता है आपको। तो आपको पैन के बारे में, तो बेसिकली पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। तो पर्सनल एरिया नेटवर्क कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर 4 में है। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 का सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है द आउटपुट ऑफ अ कंप्यूटर कैन बी सीन वन। यानी हम कंप्यूटर में कोई भी आउटपुट को हम जो देखते हैं वो किस में देखते हैं, कौन से डिवाइस में देखते हैं। क्या कीबोर्ड में देखते हैं, तो नहीं। सीपीयू में देखते हैं क्या, नहीं। माउस में देखते हैं क्या, नहीं। मॉनिटर में देखते हैं। कोई भी जो डिस्प्ले रिजल्ट डिस्प्ले होता है ना, कहाँ पर होता है, वो तो मॉनिटर पर ही होता है ना। तो आपका प्रश्न संख्या 31 का सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। एंड नेक्स्ट 32 which of the following is not an input device। यहाँ पर नॉट शब्द का इस्तेमाल किया है, इंट्रोगेटिव सॉरी नेगेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल किया है। नेगेटिव सेंटेंस का यूज किया है, नॉट एन इनपुट डिवाइस, यानी इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है। तो जरूर इनपुट डिवाइस नहीं होगा, तो इसका मतलब वो आउटपुट होना चाहिए। तो देखिए माइक आपका इनपुट डिवाइस है, माउस भी इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है। तो हमें ढूंढना है कि इनपुट डिवाइस कौन नहीं है। तो मॉनिटर नहीं है, क्योंकि मॉनिटर आपका आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। तो क्वेश्चन 32 के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा। एंड नेक्स्ट 33 which of the following is used for undo। हम undo के लिए कौन सा शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। तो आपका कंट्रोल प्लस जेड का इस्तेमाल अंडू के लिए किया जाता है। अंडू या इन्हें रेडो भी कहा जाता है ना, अंडू। ए आपका है सेलेक्ट वॉल के लिए, कंट्रोल प्लस ए। कंट्रोल प्लस यू है अंडरलाइन के लिए, कंट्रोल प्लस बी है बोल्ड के लिए। लेकिन हमें यहाँ अंडू के बारे में पूछा है, तो कंट्रोल प्लस जेड हो जाएगा अंडू के लिए, यानी 33 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। एंड 34 का ये बाइट कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी बीट्स, यानी आपका एक बाइट इक्वल टू कितना बाइट्स बीट्स होता है ना। एक बाइट इक्वल टू कितना बीट्स होता है। तो आपको याद होगा, आपको ऑलरेडी ये वोकेशनल स्किल्स के दौरान ये आप पढ़े होंगे। तो बेसिकली एक बाइट इक्वल टू 8 बीट्स होता है ना। तो ऑप्शन नंबर 34 के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 1 सही है, 8। एंड नेक्स्ट है आपका रैम इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स। रैम को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, तो वो है आपका, है ना, ये आपका 3 भागों में रैम को डिवाइड किया गया है। कितने भागों में, रैम को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। एक है आपका एस रैम, है ना, पहला टाइप है आपका एस रैम। और एस रैम मीन्स सबसे पहले आपको रैम का फुल फॉर्म पता होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और इनके जो 3 पार्ट है, पहला है आपका एस रैम, एस फॉर स्टैटिक, और रैम का तो आप जान भी करते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। दूसरा टाइप है आपका डी रैम, डी फॉर डायनेमिक एंड रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, है ना। और एक आपका तीसरा है आपका, इन्हें एस डी रैम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एस डी रैम, एस डी रैम। और इसका मतलब होता है सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। लेकिन ये बेसिकली इन जनरल आपका, है ना, 3 यहाँ पर दिखाया मैंने। लेकिन बेसिकली आपका क्या होता है कि अगर मुख्य रूप से अगर देखा जाए, अगर मेन रूप से देखा जाए, तो बेसिकली रैम को 2 भागों में ही डिवाइड किया गया है। कितने भागों में, 2 भाग में। लेकिन ये एस रैम भी आपका रैम का टाइप है, डी रैम भी रैम का टाइप है, एस डी रैम भी रैम का टाइप है। आप किताब में देखे होंगे या आप गूगल भी सर्च कर सकते हैं। लेकिन अगर पूछा जाए कि मुख्य रूप से, है ना, मुख्य रूप से कितने भागों में डिवाइड किया गया है,
तो बेसिकली मेन रूप से दो ही भाग होता है। दो भाग क्या क्या होता है, एक होता है आपका डी रैम और दूसरा है आपका एस रैम। तो डी रैम और एस रैम मुख्य रूप से इनका दो पार्ट है, लेकिन अगर इन जनरल बात करें, सामान्य रूप से अगर बात किया जाए तो एस डी रैम भी रैम का टाइप है। तो हम यहाँ पर कह रहा है रैम इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स। तो बेसिकली यहाँ पर क्वेश्चन मुख्य रूप से नहीं कहा गया है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन कंफ्यूजन, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन दे दिया है, क्योंकि मैंने देखिए ऑप्शन यहाँ थर्ड भी है और टू भी है ना। तो जैसे कि मैंने बताया एस रैम भी रैम का पार्ट है, डी रैम भी रैम का पार्ट है, एस डी रैम भी रैम का ही पार्ट है, लेकिन ये सामान्य रूप से। लेकिन अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो एस रैम टाइप है और डी रैम, तो हम टू में ही टिक लगाएंगे। फिलहाल हम मुख्य रूप से जो है उन्हीं को वोट करेंगे। एंड नेक्स्ट है आपका यूनिवैक इज एन एग्जांपल ऑफ डॉट डॉट जनरेशन कंप्यूटर। यानी यूनिवैक जो है कंप्यूटर का कौन सा जनरेशन है, तो ये फर्स्ट जनरेशन है। 36 का 1 फर्स्ट जनरेशन। एंड नेक्स्ट है आपका 37 which input device will allow the user to move the pointer on the screen। तो बेसिकली यहाँ पर एक ऐसे इनपुट डिवाइस का नाम बताना है जो कि स्क्रीन पर मूव होता है। तो आप जानबूझ करते हैं माउस का कर्सर आपका क्या होता है, मूव होता है। तो क्वेश्चन नंबर 37 के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। एंड 38 में पूछा है एच टी टी पी, इनके फुल फॉर्म के बारे में पूछा है, जो कि मैं आपका ऑलरेडी बताया हूं, है ना। HTTP और HTTPS का भी बताया हूं फुल फॉर्म। तो यहाँ पर HTTP का यहाँ ऑप्शन है हेड टेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्लॉटर, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्लॉट। तो बेसिकली आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है, हाइपरटेक्स्ट। हाइपरटेक्स्ट हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये आपका सही है। एंड नेक्स्ट आपका 39 में कह रहा है कि कंप्यूटर मॉनिटर इज ऑल्सो नोन एज, थोड़ा सा मिट गया है लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि कंप्यूटर मॉनिटर को और किन नाम से जाना जाता है। कंप्यूटर मॉनिटर को और किन नामों से जाना जाता है, तो बेसिकली उनको VDU के नाम से जाना जाता है। VDU इनका फुल फॉर्म होता है ना, विजुअल डिस्प्ले यूनिट या वीडियो डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका कंप्यूटर मॉनिटर को किस रूप में जाना जाता है, तो VDU। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज कंसीडर्ड एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। आपको मैं बताया था या आप जान भी करते हैं कि मेन ब्रेन ऑफ कंप्यूटर जो है वो रैम को कहा जाता है, यानी आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी को, है ना। तो प्रश्न संख्या 40 का सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम। यहाँ से आपका 40 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में मीडिया एंड एंटरटेनमेंट में जो पूछा गया सवाल है उनको मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके मैंने डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट सेशन में जो ये 40 क्वेश्चन आपने देखा, इसी आधारित एक मॉडल सेट के बारे में मैं चर्चा करूंगा, जो कि जो सामने एग्जाम है उस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हेल्पफुल होगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो ठीक है, मिलेंगे, धन्यवाद। यदि आप वोकेशनल सब्जेक्ट के रूप में मीडिया एंड एंटरटेनमेंट रखे हैं तो आप इस सेशन को जरूर देखें। ठीक है, धन्यवाद।